बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से प्लेटो के गुरु सुकरात को दिए गए मृत्युदंड ने उसके जीवन को और उसके विचारों को प्रभावित किया था कि उसको उसके मन में लोकतंत्र के प्रति नफरत सी पैदा हो गई थी और उसने एक ऐसे आदर्श राज्य की रूपरेखा कल्पित की जिसमें शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथ में हो। प्लेटो ने यह तय कर लिया कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं हो जाते या सभी राजा दार्शनिक नहीं हो जाते तब तक मानव कल्याण या उच्च कोटि का शासन संभव ही नहीं है। और इसी अपनी कल्पना के आधार पर उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक की रचना कर डाली। रिपब्लिक का एक और नाम है, जैसा कल मैंने आपको बताया था, कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित। रिपब्लिक में एक ऐसे आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है प्लेटो ने जो न्याय पर आधारित हो। एक ऐसा आदर्श राज्य जिसमें दार्शनिक राजा होगा और व्यवस्था न्याय पर आधारित होगी। इसका तात्पर्य यह है कि न्याय रिपब्लिक का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना करनी है, इसलिए न्याय ही रिपब्लिक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। अक्सर जब मैं क्लासरूम में यह टॉपिक पढ़ाता था तो सबसे पहले अपने विद्यार्थियों से एक सवाल पूछा करता था कि न्याय के बारे में आपके मन में क्या धारणा है, न्याय के विषय में आप स्वयं क्या जानते हैं, न्याय के विषय में आप स्वयं क्या समझते हैं। अलग अलग तरह के जवाब आते थे। कुछ यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो बच्चे जवाब देते थे। कुछ कहते थे कि कचहरी में जो न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिया जाता है वह न्याय है, या किसी व्यक्ति को जो उसका वाजिब हक है वो मिल जाए वह न्याय है। कुछ कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो उसे चाहिए वो मिल जाए वो न्याय है। प्लेटो के न्याय की धारणा इन सब धारणाओं से अलग है। जैसे मैं सवाल करता था, बच्चों के जवाब आते थे, वैसे ही प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले उस समय यूनान में प्रचलित न्याय की जो अवधारणाएं थी, समकालीन अवधारणाएं थी, पहले उनके बारे में जाना है, समझा है, उनका खंडन किया है और उसके बाद उसने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कल मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक डायलॉग फॉर्म में है, संवाद के रूप में है। इसमें एक पात्र सुकरात है और दूसरे अन्य पात्र हैं। प्लेटो सुकरात के माध्यम से प्रश्न करता है और दूसरे पात्र उसका जवाब देते हैं और सुकरात के माध्यम से ही प्लेटो उनका खंडन भी करता है। तो न्याय की खोज में जब प्लेटो निकलता है तो उसका मुकाबला होता है सोफिस्टों से। सोफिस्ट एथेंस का एक विद्वत वर्ग था, विद्वानों का वर्ग था, या आप कह सकते हैं कि पेड टीचर्स का एक वर्ग था जो पैसा लेकर लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। एथेंस में शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। लोग अपने प्रयास से, अपने पैसे से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो वह शिक्षकों का वर्ग जो धन लेकर लोगों को शिक्षा प्रदान करता था उन्हें यूनान में सोफिस्ट कहा जाता था और एक कह सकते हैं कि एक संप्रदाय के रूप में, एक समुदाय के रूप में ये विकसित थे जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। ये लोगों को गणित, दर्शन, भाषण कला और राजनीति आदि की शिक्षा दिया करते थे। तो जब प्लेटो न्याय की खोज में निकलता है तो उसका सामना इन्हीं सोफिस्टों से होता है और इन्हीं सोफिस्टों
के बीच प्रचलित न्याय की विभिन्न अवधारणाओं का वह पहले खंडन करता है और उसके बाद वह अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इस कड़ी में जो सबसे पहला सिद्धांत आता है उसे हम कहते हैं परंपरागत सिद्धांत, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत में सबसे पहले प्लेटो का सामना होता है एक सोफिस्ट सेफालस से, जिनसे वह सवाल करता है न्याय क्या है। सेफालस जवाब देते हैं सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। सेफालस क्या कहता है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो सेफालस की इस अवधारणा का तत्काल खंडन करते हैं, कहते हैं कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना मानते हैं कि न्याय है, लेकिन हर परिस्थिति में सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय नहीं हो सकता, जबकि न्याय हर परिस्थिति में न्याय ही होता है। कुछ उदाहरण के जरिए इनको समझाने का प्रयास करूंगा। दो चीजें हैं इसमें, सत्य बोलना न्याय है और ऋण चुकाना ही न्याय है। तो दोनों की अलग अलग उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि सत्य बोलना ही न्याय है। ठीक है, सत्य बोलना न्याय है, अच्छी बात है, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना सामान्य रूप से न्याय हो सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह अन्याय भी हो सकता है। कभी कभी सत्य बोलना अन्याय का कारण भी बन जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पीछे कोई हत्यारा हथियार लेकर, तलवार लेकर भाग रहा है उसे मारने के लिए, और वह अपनी जान बचाने के लिए आपके पास आकर छुपता है और अपनी जान बचाने के लिए आपसे दुहाई लगाता है कि मेरी जान बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, और आपके पास छुप जाता है। इसके बाद पीछे से वह हत्यारा भी आपके पास आता है और कहता है कि क्या इस तरह का कोई व्यक्ति इधर दिखा है, आपके आसपास दिखा है? अब बताइए, सत्य बोलते हैं आप तो न्याय होगा? एक सवाल है कि अगर आप सत्य बोलते हैं तो क्या उस व्यक्ति के प्रति न्याय होगा जिसे आपने शरण दी है, जिसे आपने उसकी रक्षा के लिए अपने पास छिपाया है? कदापि नहीं, यहां अन्याय हो जाए। इसी तरह से ऋण चुकाना, दूसरा जो इसका भाग है कि ऋण चुकाना ही न्याय है। अब ऋण चुकाना अच्छी बात है, किसी का लिया हुआ वापस कर देना चाहिए, किसी की देनदारी अपने पास रखनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कोई व्यक्ति, एक कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति आपके पास अपना हथियार कोई गिरवी रखकर चला जाता है, आपके पास अपनी बंदूक, अपना रिवॉल्वर या अपनी तलवार गिरवी रख करके चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वह वापस लौटता है अपना वह हथियार लेने के लिए, और उस समय उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, वह पागल हो चुका है। अब ऋण चुकाना ही न्याय है, कायदे से आपको उसका हथियार वापस कर देना चाहिए, उसकी तलवार, रिवॉल्वर, बंदूक जो कुछ भी आपके पास है उसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे वह हथियार वापस किया जाए। यदि आप उसे हथियार वापस कर देते हैं, मानसिक विकृति की स्थिति में वह हथियार वापस कर देते हैं, तो क्या न्याय होगा? जवाब कदापि नहीं, क्योंकि उस मानसिक विकृति की स्थिति में वह व्यक्ति उस हथियार के साथ कितने ही लोगों के जीवन के साथ खेल सकता है। तो प्लेटो ने कहा कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना सामान्य रूप से न्याय है, लेकिन हर स्थिति में यह न्याय नहीं हो सकता, जबकि न्याय हर स्थिति में न्याय ही होता है। इस बीच सेफालस के पूजा का समय होता है और वह पूजा के लिए उठ जाता है। बहस में भाग लेने के लिए उसका पुत्र, उसका उत्तराधिकारी पॉलीमार्कस सामने आता है। प्लेटो उससे भी सवाल करता है न्याय क्या है। पॉलीमार्कस जवाब देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिस्से की उचित अदायगी ही न्याय है।
प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिस्से की उचित अदायगी ही न्याय है। इसको आप एक सामान्य कहावत आप लोग सुनते होंगे और इस्तेमाल भी करते होंगे कि जैसे को तैसा, जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना न्याय है। इसकी व्याख्या करते हुए पॉलीमार्कस कहता है कि न्याय एक कला है जो शत्रु के साथ बुराई और मित्र के साथ भलाई करना सिखाता है। न्याय एक कला है जो शत्रु के साथ बुराई और मित्र के साथ भलाई करना सिखाता है। प्लेटो पॉलीमार्कस के इस कथन से भी सहमत नहीं होता है, इस कथन का भी खंडन करता है। पहली बात तो कहता है कि न्याय कला हो ही नहीं सकता। पॉलीमार्कस ने कहा न्याय एक कला है, प्लेटो कहता है कि न्याय कला हो ही नहीं सकता, क्योंकि कला के दो पहलू होते हैं। कला के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, लेकिन न्याय का केवल एक पहलू होता है अच्छा। न्याय का कोई बुरा पहलू या कोई बुरा पक्ष नहीं होता। प्लेटो ने कुछ उदाहरण दिए हैं, यहां मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि चिकित्सक का जो चिकित्सा ज्ञान है, विज्ञान के साथ साथ वह भी अपने आप में एक कला है। वह इस कला का प्रयोग रोगी का रोग दूर करने में भी कर सकता है और रोगी का रोग बढ़ाने में भी कर सकता है। दूसरा उदाहरण जो प्लेटो ने इस संदर्भ में दिया है कि जो सेनापति होता है उसका सैन्य ज्ञान विज्ञान भी है और अपने आप में उसकी जो रणनीति है वह एक कला भी है। वह इस कला का इस्तेमाल इस प्रकार कर सकता है कि सेना जीत जाए और इस कला का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकता है कि सेना हार जाए, तो न्याय कला नहीं हो सकती। दूसरी बात जो जैसे को तैसे का सिद्धांत है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिस्से की उचित अदायगी ही न्याय है। यदि जो जैसा करता है वैसे उसके साथ वैसा करना ही न्याय है। प्लेटो कहता है यह सिद्धांत भी उचित नहीं है। आप कहते हैं कि मित्र के साथ भलाई और शत्रु के साथ बुराई करना न्याय है इस जैसे के तैसे सिद्धांत के आधार पर। तो यहां प्लेटो कहता है कि वो कौन सा पैमाना है जो यह तय करेगा कि कौन सा व्यक्ति आपका मित्र है और कौन सा व्यक्ति आपका शत्रु है। देखने में हो सकता है सामने वाला आपका शत्रु लग रहा हो, लेकिन अंदर से उसके मन में आपके प्रति अच्छी भावनाएं हो, और ऐसे व्यक्ति के साथ यदि आप बुराई करते हैं तो यह न्याय तो कदापि नहीं होगा, यह न्याय नहीं हो सकता। और जिसे आप मित्र समझते हैं, जो दिखावे में आपके साथ मित्रता का व्यवहार करता है, उसके साथ आप अच्छाई करते चले जाते हैं, तो यह भी न्याय नहीं होता, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिससे आप यह परख सकें कि कौन सा व्यक्ति आपका शत्रु है और कौन सा व्यक्ति आपका मित्र है। दूसरी बात प्लेटो ने कही कि किसी के साथ आपके संबंध खराब है और उसके साथ आप लगातार बुराई करते जाएंगे तो सुधार की संभावना नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति बिगड़ा हुआ है और उसके साथ लगातार आप शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं और उसके साथ लगातार आप बुरा कर रहे हैं, तो उसमें और आपके संबंधों में सुधार की संभावना समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से यह भी न्याय नहीं होगा। तो न्याय कला नहीं है, सत्य बोलना और ऋण चुकाना भी न्याय नहीं है। इस तरह से प्लेटो ने परंपरागत सिद्धांत के प्रतिपादकों सिफालस और पॉलीमार्कस दोनों के तर्कों का खंडन किया। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आता है इस कड़ी में, वह है क्रांतिकारी सिद्धांत, रेडिकल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रेसिमेकस ने किया। क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रेसिमेकस
नामक सोफिस्ट ने किया। इसने कहा, इससे भी सवाल किया गया कि न्याय क्या है। थ्रेसिमेकस कहता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यानी जो शक्तिशाली है समाज में, वह जो करता है, जो करना चाहता है, जो करता है, वह न्याय है। इससे उसका तात्पर्य था शासक से। समाज में सबसे शक्तिशाली कौन होता है? शासक, जो राजा होता है, शासन की बागडोर जिसके हाथ में होती है, सबसे शक्तिशाली वही होता है। तो इस तरह से राजा, शासक, शासन जो करता है वह न्याय है। इस संदर्भ में देखा जाए तो शासन के आदेशों का आप पालन करते हैं तो न्याय है, क्योंकि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली के आदेशों का पालन करना ही न्याय है। इसी संदर्भ में एक दूसरी बात भी थ्रेसिमेकस कहता है, थोड़ा सा अलग तरह की बात है, लेकिन ये जन सामान्य के संदर्भ में है। शासक के संदर्भ में या शक्तिशाली के संदर्भ में तो बात कह दी गई कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली यानी शासक जो करना चाहता है, जो करता है, वो न्याय है। उसके आदेशों का आप पालन करते हैं तो न्याय है। इस संदर्भ में थ्रेसिमेकिस कहता है कि ये बात सही है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, लेकिन जन सामान्य के लिए अन्याय न्याय से बेहतर है। जन सामान्य, जनसाधारण यानी जनता के लिए अन्याय न्याय से बेहतर है। अब थोड़ी सी उल्टी बात आ गई यहाँ पे, आ गई कि नहीं? थोड़ी उल्टी बात आ गई कि अन्याय न्याय से बेहतर कैसे होगा। अब इसको आप स्वयं पर लेकर के कल्पना कीजिए कि शासक, राजा जो शक्तिशाली है, वह कोई ऐसा आदेश देता है जो आपके हित में नहीं। उस आदेश का पालन आप करते हैं तो न्याय है, और उस आदेश का पालन आप नहीं करते हैं तो अन्याय। तो आप अगर अपने हित को देखते हैं और अपने हित के अनुसार कार्य करते हैं तो वह अन्याय होगा, लेकिन वह आपके लिए यानी जनता के लिए यानी जन सामान्य के लिए वह अच्छा होगा, क्योंकि शासन के कठोर प्रतिबंधों को, कठोर नियमों को या शासन के अहितकारी निर्णयों को मन से कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता। प्लेटो थ्रेसिमेकस के इस सिद्धांत का भी खंडन करता है। कहता है समाज में सबसे शक्तिशाली शासक होता है, और शासक का, राजा का, शासन का लक्ष्य कभी भी अपना हित करना नहीं होता। राज्य, राजा, शासक, शासन किसके लिए बने हैं? जनहित के लिए बने हैं, अपने लिए नहीं बने हैं। तो शक्तिशाली का हित ही न्याय है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, वो कहता है अन्याय न्याय से बेहतर। प्लेटो कहता है कि अन्याय न्याय से किसी भी दशा में बेहतर नहीं हो सकता। अन्याय किसी भी दशा में किसी भी पक्ष के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। इस आधार पर प्लेटो थ्रेसिमेकस के इस सिद्धांत का खंडन करता है। इसी कड़ी में तीसरा सिद्धांत आता है, व्यावहारिक सिद्धांत, प्रैग्मेटिक थ्योरी। इसका प्रतिपादन ग्लूकॉन ने किया है। ग्लूकॉन से भी सवाल होता है कि न्याय क्या है। ग्लूकॉन का जवाब, न्याय निर्बल के भय की संतान है। न्याय निर्बल के भय की संतान है। अब इसकी व्याख्या ग्लूकॉन करता है कि जब राज्य नहीं होता है, न्याय नहीं होता है, समाज नहीं होता है, राज्य की व्यवस्था नहीं होती है, पुलिस नहीं होता है, कानून नहीं होता है, कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसे सामाजिक समझौता विचारकों ने प्राकृतिक अवस्था दी है का नाम दिया है, जिसमें राज्य, समाज, शासन, कानून आदि नहीं होते हैं।
कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई नियंत्रणकारी शक्ति नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति मत्स्य न्याय की स्थिति होती है। मत्स्य न्याय की स्थिति, शक्तिशाली मछली निर्बल मछली को हजम कर जाती है, निगल जाती है। और ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होता है? शक्तिशाली या कमजोर? जब राज्य का नियंत्रण न हो, कोई नियंत्रणकारी शक्ति न हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होगा? शक्तिशाली या निर्बल? जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा पीड़ित निर्बल होगा, सबसे ज्यादा असुरक्षित निर्बल होगा। जो कमजोर होगा वह सबसे ज्यादा असुरक्षित होगा। और सुरक्षा की, न्याय की आवश्यकता सबसे अधिक कौन महसूस करेगा? निर्बल महसूस करेगा। तो ग्लूकोन कहता है कि ऐसी स्थिति में, प्राकृतिक अवस्था में, जब कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी, राज्य नहीं था, कोई नियंत्रणकारी शक्ति नहीं थी, मत्स्य न्याय की स्थिति थी, तो ऐसे में सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा प्रभावित कमजोर निर्बल व्यक्ति थे। और उन्होंने परस्पर आपस में समझौता करके राज्य के रूप में या व्यवस्था के रूप में, शासन व्यवस्था के रूप में न्याय की स्थापना की। तो इस तरह से न्याय समझौते के आधार पर स्थापित हुआ। न्याय एक समझौते के आधार पर स्थापित हुआ। प्लेटो इसका भी खंडन करता है। इस संदर्भ में प्लेटो बहुत लंबी चौड़ी बात पहले दो सिद्धांतों के तरह से नहीं करता है। एक सामान्य सी बात प्लेटो कहता है कि न्याय समझौते पर आधारित कोई बाह्य वस्तु नहीं। न्याय का जन्म समझौते के आधार पर नहीं होता। पहली बात, न्याय का जन्म किसी समझौते के आधार पर नहीं होता। न्याय किसी समझौते की संतान नहीं है। न्याय किसी निर्बल के भय की संतान नहीं है। और न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे मनुष्यों ने बनाया हो। न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है या कोई बाह्य समझौता नहीं है जो मनुष्यों ने स्वयं अपने लिए स्थापित किया हो, बनाया हो। इस तरह से इन तीन समकालीन न्याय के सिद्धांतों का खंडन करने के बाद प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन पर आता है। यहां जहां वह खत्म करता है व्यवहारिक सिद्धांत का खंडन, ग्लूकोन के इस कथन का खंडन करता है कि न्याय निर्बल के भय की संतान है, वहीं से उसके न्याय की अवधारणा का सूत्रपात होता है। कहता है कि न्याय समझौते पर आधारित कोई बाह्य वस्तु नहीं है, बल्कि न्याय आत्मा का गुण है। न्याय आत्मा का गुण है। न्याय बाहर नहीं है, कहां पर है? व्यक्ति की आत्मा में निहित है। जाहिर सी बात है कि अगर न्याय समझना है, न्याय को समझना है, तो हमको क्या समझना होगा? राज्य को नहीं समझना होगा, पहले समाज को नहीं समझना होगा। सबसे पहले क्या समझना होगा? मनुष्य की आत्मा की संरचना को समझना होगा, और तब हम न्याय को समझ सकेंगे। प्लेटो का कहना है, यहां ये मानकर चलिए, कहता है न्याय आत्मा का गुण है, व्यक्ति के अंदर निहित है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है? व्यक्ति के आत्मा की संरचना को समझना है। यहीं से उसके न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन प्रारंभ होता है। इसे दो खंडों में हम विभाजित करते हैं। एक है व्यक्तिगत न्याय और एक है सामाजिक न्याय। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, व्यक्तिगत न्याय के आधार पर
उभरने वाली सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा है, जो क्रमशः आपको स्पष्ट हो। अब यहाँ प्लेटो ने कहा न्याय आत्मा का गुण है, तो सबसे पहले हमें व्यक्ति की आत्मा को समझना है। व्यक्ति की आत्मा को समझना है तो प्लेटो का ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में तीन तत्व होते हैं। तीन तत्व होते हैं, विवेक, रीजन, यानी पहला विवेक, रीजन, दूसरा शौर्य, स्पिरिट, तीसरा तृष्णा, एपिटाइट। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में ये तीन तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की आत्मा में इनका अनुपात अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बतलाएं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें यह तत्व यानी विवेक का तत्व सक्रिय होगा, प्रबल होगा, और शेष दोनों तत्व गौण होंगे, निष्क्रिय होंगे। सभी व्यक्तियों में ऐसा नहीं होगा। समाज के कुछ लोगों में विवेक का तत्व प्रधान होगा, सक्रिय होगा, और शौर्य और तृष्णा का तत्व निष्क्रिय होगा, गौण होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें शौर्य का तत्व प्रधान होगा, सक्रिय होगा, और विवेक तथा तृष्णा का तत्व निष्क्रिय होगा, गौण होगा। और समाज में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें तृष्णा का तत्व प्रधान होगा और विवेक और शौर्य का तत्व निष्क्रिय होगा। बात समझ में आई? एक समाज के सभी लोगों की आत्मा की संरचना में तीन गुण होंगे, विवेक, शौर्य और तृष्णा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा की संरचना भिन्न होगी। कुछ लोगों में विवेक प्रधान होगा, शेष दोनों तत्व गौण होंगे, निष्क्रिय होंगे, और कुछ लोगों में शौर्य प्रधान होगा, सक्रिय होगा, और शेष दोनों तत्व निष्क्रिय होंगे। कुछ लोगों में तृष्णा प्रधान होगा और शेष दोनों तत्व निष्क्रिय होंगे। तो व्यक्तिगत न्याय क्या है? व्यक्तिगत न्याय ये है कि जिस व्यक्ति की आत्मा में जो तत्व प्रधान है, यानी अब वो उस तत्व की प्रधानता को बनाए रखे और शेष दोनों तत्वों को निष्क्रिय और गौण बनाए रखे। या आप कह सकते हैं इसे कि जो आत्मा की मूलभूत संरचना है, किसी व्यक्ति की आत्मा की जो मूलभूत संरचना है, वह अपने आत्मा की इस मूलभूत संरचना को बनाए रखे। विवेक प्रधान है तो विवेक को प्रधान बनाए रखे, शौर्य और तृष्णा को निष्क्रिय रखे। शौर्य प्रधान है तो शौर्य की प्रधानता को, सक्रियता को बनाए रखे, विवेक और तृष्णा को निष्क्रिय रखे। तृष्णा प्रधान है तो विवेक और तृष्णा को सक्रिय बनाए रखे, प्रधान बनाए रखे, विवेक और शौर्य को निष्क्रिय बनाए रखे। यह उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत न्याय हो। यानी हमारी आत्मा में जो तत्व प्रधान है, हम उसकी प्रधानता को, उसकी सक्रियता को अगर बनाए रखते हैं, शेष दोनों तत्वों को निष्क्रिय बनाए रखते हैं, तो ये हमारे लिए व्यक्तिगत न्याय होगा, क्योंकि हम अपनी आत्मा की जो मूल संरचना है, उस मूल संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हम उस मूल संरचना को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या होगा? ये व्यक्तिगत न्याय होगा। तो बच्चों, यहाँ तक पहले आप व्यक्तिगत न्याय तक समझिए, समझने का प्रयास करिए। फिर अगले वीडियो में मैं आपको प्लेटो की जो मूल संरचना है न्याय की, जो वास्तविक उसके आदर्श राज्य का आधार है, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, उसके बारे में आपको बतलाएंगे। तो शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।